नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पेट का एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे सिर पर है और लगभग मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को जितना पढ़ना था उतना आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। तैयारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। जो रहा बचा सिलेबस है वो हम लोग 1 या 2 क्लासों के अंदर बस पूरा ही करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से मैं उन मुख्य बिंदुओं पर ये क्लासें देने वाला हूं। जो भी 2 से 3 क्लासें आप लोगों को दूंगा वो उन मुख्य बिंदुओं पे दूंगा जिनके लिए आप लोग बहुत मुझसे क्लास में बोले। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर इस पे एक बार चर्चा हो जाए तो शायद एग्ज़ाम में इसका एक अलग प्रभाव देखने को मिले। तो जैसा कि आप लोगों के सामने आप लोगों ने स्क्रीन पे देख ही लिया है कि आज हम लोग फ्रैक्शन के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है भिन्न का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि वास्तविकता में भिन्न क्या है, फिर भिन्नों के प्रकार क्या हैं, फिर भिन्नों से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कैसे बनेंगे, भिन्नों का छोटा बड़ा होना जानेंगे, भिन्नों को जोड़ना घटाना सीखेंगे, गुणा भाग सीखेंगे। जितने भी सवाल बन सकते हैं भिन्नों से रिलेटेड उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सब लोग बिना समय बर्बाद किए हुए पढ़ाई पे ध्यान देते हुए अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले फ्रैक्शन एक सिंपल सी चीज़ है जिसे हम लोग अभी तुरंत समझ जाएंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक, इसको अगर और थोड़े से सिंपल फॉर्म में बोलें तो इसे आप हिस्सा, शेयर या भाग किसी भी तरीके से बता सकते हैं। भिन्न क्या है कि किसी भी चीज़ को टुकड़ों में प्रदर्शित करने का तरीका है। किसी एक यूनिट के जो टुकड़े हैं वही भिन्न कहलाते हैं, किसी भी यूनिट के। उदाहरण के तौर पे ये एक सर्किल एक यूनिट है। चलो सर्किल नहीं, इसे मैं रोटी ले लेता हूँ। ये एक रोटी है, ठीक, एक रोटी है, ये एक यूनिट होगी। अब प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो अगर हम इस यूनिट को 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है प्यारे बच्चों, ये इन 4 में से एक है, इसलिए इसे आप बोलेंगे 1/4। और बस यही जो हिस्सा है इसी को आप भिन्न बोलते हैं। बात समझ में रही? 1/4 मतलब 4 में से एक, यही आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ इन 4 में से कितने टुकड़े बच गए? तो आप बोलोगे 1 2 3 टुकड़े बच गए। कितने में बच गए? 4 में। 3/4 ये भी आपका भिन्न कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। किसी भी चीज़ का बंटवारा, किसी एक यूनिट का बंटवारा जो होता है वही हमारे लिए भिन्न कहलाता है। अब मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँगा चीज़ें, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। जैसे मान लीजिएगा ये एक स्क्वायर है, गौर से देखिए, ये एक यूनिट है और इस यूनिट के अंदर मैंने 9 टुकड़े कर दिए। अब सपोज करिए मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा बताओ कितना है, तो बताइए भैया जी। गौर से देखने वाली बात ये है कि 1 2 3 4 टुकड़े हैं। कितने में से? 9 में से 4/9। ये हो गया आपकी भिन्न। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब आप सीधा समझ रहे होंगे कि भिन्न किस प्रकार से बनती है या भिन्न किसी चीज़ को कैसे दर्शाती है। बात क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका भिन्न है। अब मेन मुख्य मुद्दे पे बात करें अगर कि भिन्न कितने प्रकार की होती है या हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक सिंपल सी बात समझाना चाहूँगा भिन्नों के बारे में। ज़रा देखेंगे, मैंने ये बोर्ड पे पहले से लिख रखा था ताकि समय थोड़ा कम बर्बाद हो। प्यारे बच्चों, मूलतः हमारे एग्ज़ाम में क्या
जो हमारी भिन्नें होती हैं वो दो ही प्रकार की होती हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन होती है और एक डेसिमल फ्रैक्शन होती है। इसके अलावा जितनी भी भिन्नें आप पढ़ते हैं वो इन्हीं भिन्नों से बनाई गई भिन्नें हैं। मुख्य रूप से भिन्नों के दो ही प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सिंपल फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, यही दो प्रकार होते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो भिन्न का प्रारूप होता है मतलब भिन्न की जो रूपरेखा होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। मतलब क्या है कि जो ऊपर रखी गई वैल्यू होती है उसे अंश अर्थात न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे रखी गई वैल्यू होती है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। बात समझ में आई? अब साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है ये भी समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों। साधारण भिन्न के भी दो प्रकार हैं, ठीक। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक होती है उचित भिन्न और दूसरी होती है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी इस समय कि यहाँ पे भिन्न सर ने बोली कि दो प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और यहाँ पर आप बता रहे हैं उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। तो बात समझिएगा, उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। बहुत सिंपल से प्रारूप में समझाऊंगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। किसी भी चीज़ समझाऊंगा तो बहुत कम समय में उसे कम शब्दों में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2/5 लिखूँ या 2/7 लिखूँ तो प्यारे बच्चों ये भिन्न आपकी उचित भिन्न है। अर्थात कहने का मतलब ये है उचित भिन्न आप उसे बोलते हैं जिसे आप इस तरीके से लिख सकें कि अंश उसका छोटा हो और हर उसका बड़ा, या आप मोटे नज़रिए से कह सकते हैं कुल मिला के 7 का भाग नहीं जाना चाहिए ऊपर। अगर एक भी बार चला गया तो फिर वो उचित नहीं है। जैसे अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं कि ये 7/2 तो प्यारे बच्चों ये अब उचित भिन्न नहीं रह गई, अब ये हमारे लिए अनुचित भिन्न बन गई। कैसी भिन्न बन गई? अनुचित भिन्न बन गई। क्यों अनुचित बन गई? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का 7 में भाग चला जाएगा 3 बार, और आप इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/2। अब ये 3 जो होता है प्यारे बच्चों, 3 एक पूर्णांक है और प्लस 1/2 आपकी भिन्न है। प्यारे बच्चों, इस भिन्न को अनुचित भिन्न बोलने के साथ साथ इसे अनुचित भिन्न तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसे बोलते हैं भैया मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न? मिश्रित भिन्न। बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। भिन्न अंश बटे हर के प्रारूप में लिखी होती है। भिन्नें 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, उचित और अनुचित। उचित हिस्सा अंश छोटा होगा, हर हमेशा बड़ा होगा, और मोटे नज़रिए में मैंने क्या बोला, इस नीचे वाले का ऊपर भाग नहीं जाना चाहिए, बस भाग नहीं जाएगा तो उचित है। और अगर भाग चला गया, जैसे 2 का भाग 7 में 3 बार चला जाएगा, 2 तिया 6 3 बार चला गया ना, तो तुरंत ये भिन्न हमारी अनुचित भिन्न बन गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। कभी अगर आप लोग इनके बारे में डीपली चर्चा चाहते हैं तो बिल्कुल आप कभी भी, मतलब जब भी हम कभी नंबर सिस्टम का टॉपिक आपके बैच में पढ़ाएंगे तो इस टॉपिक पे बहुत ही डीपली चर्चा होगी। आप लोगों को जो भी पूछना होगा, आप लोगों के बहुत सारे, मैं जानता हूँ कि दिल में क्रॉस क्वेश्चन उठेंगे, तो इन पे डीपली चर्चा का समय नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। मुख्य बिंदुओं पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दशमलव। प्यारे बच्चों, दशमलव भिन्न और दशमलव संख्याओं में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बात समझिए, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट टाइप का बनाऊँगा ताकि आपको किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे दशमलव भिन्न, जैसे कई बार मैंने क्लास में ट्राई किया, ऑफलाइन बैच वगैरह जब बच्चे पढ़ते हैं तो मैंने कहा दशमलव भिन्न बताओ। अगर मैंने किसी से बताया तो कई बच्चे उदाहरण देते हैं कि भाई 0.2, कोई कहता है 0.3। प्यारे बच्चों, बहुत से लोग कहते हैं 0.5, कह रहे सर ये सब दशमलव भिन्न है। कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं तो कहते हैं 1.5, कोई कहता है 1.2, ऐसे बोलते हैं सब, कहते हैं सर ये दशमलव भिन्न है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये कतई दशमलव भिन्न नहीं है। ये जितना भी आपने लिखा है ये सभी की सभी दशमलव संख्याएँ हैं। ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, याद रखिएगा। तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। जो आपको मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि जो सर ने बोला वो 100% एकदम कंफर्म बात बोली होगी। ठीक,
मैं जितने भी आपको फैक्ट बताता हूँ मैं हमेशा NCERT के बेस पर ही आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। ज़बरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चिपकाता कि नहीं मेरी मर्जी में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। याद रखिएगा ये सभी क्या हैं, इनको बोलते हैं संख्याएं। कैसी संख्याएं? दशमलव संख्याएं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये सभी आपकी संख्याएं हैं। और कैसी संख्याएं हैं? दशमलव संख्याएं। याद रखिएगा ये सभी कैसी संख्याएं हैं? दशमलव संख्याएं। तो फिर मन में आता है कि भाई दशमलव भिन्न सर किन्हें कहेंगे? तो प्यारे बच्चों एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जिन संख्याओं का हर 10 या 10 की कोई घात होती है वही दशमलव भिन्न कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे 19/10 मैं बोल दूं या आपसे कह दूं 19/100 कह दूं, ये सभी की सभी जिनके बटे में आप याद रखिएगा कि जिनके बटे में अगर आपका 10 या 10 की कोई भी घात लिखी हुई है आप उसे ही दशमलव भिन्न बोलेंगे। मतलब बटे में आपका 10 होगा, 100 होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, मतलब 10 की ही कोई घात होनी चाहिए, उसी को हम केवल दशमलव भिन्न बोलते हैं। इसके अलावा जो भी आपका दशमलव में लिखा जाता है वो सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों एक माइंड लगाने वाली बात है, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, तो अंश बटे हर का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ अंश बटे हर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये संख्याएं हैं, ये बेटा भिन्ने आपके सामने लिखी हैं। तो आप दिमाग लगाइएगा कि इसका अगर कोई भिन्न लिखेंगे तो अंश बटे हर में लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हमेशा जो भी भिन्न लिखी जाएगी उसके बटे में 10 या 10 की कोई घात लिखी जाए तो ही आप उसे दशमलव भिन्न बोलेंगे। इसके अलावा और एक बात सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को उल्टे सीधे कन्फ्यूजन होते हैं। कल मतलब अक्सर मैं जब क्लास में ये टॉपिक को पढ़ाता हूँ, इस समय यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के थोड़ा सा कमेंट वगैरह नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन परेशान मत होइए, मैं आपके डाउट हर एक बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासों में इन चीज़ों को फेस करता हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लीजिएगा कल हमारे सामने 6/210 लिखा जाए तो क्या ये दशमलव भिन्न नहीं है? क्या ये दशमलव भिन्न नहीं है? तो मैं कहता हूँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये दशमलव भिन्न। ये तो प्यारे बच्चे आपकी साधारण भिन्न हो गई। ठीक, कल कोई लड़का आपसे कहने लगे कि सर यहाँ पर मेरे सामने 5/300 लिखा है, क्या ये दशमलव भिन्न है? नहीं है भाई, ये भी आपकी साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न का मतलब सिर्फ बटे में 10, सिर्फ 10, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 या 10 की कोई घात ही दशमलव भिन्न कहलाएगी। डिनोमिनेटर अगर 10 या 10 की कोई घात है तो ही आप उसे दशमलव भिन्न बोलेंगे। इन सभी चीज़ों को साधारण भिन्न बोलेंगे और इन सब को दशमलव संख्याएं बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और दशमलव भिन्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से दिमाग में समझा पा रहे होंगे। किसी भी बच्चे को कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। बताइए सबको समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस क्लास को पढ़ने के बाद उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और बहुत सारे प्रश्नों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। मैं आप सभी बच्चों से बोल रहा हूं कि इस क्लास को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये भिन्नों के बारे में जो मुख्य जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अब भिन्नों के बारे में और भी नए नए पॉइंट्स हम आपको समझाएंगे। ज़रा इन पॉइंट्स पे भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगले बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को आज मैं समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ पर दशमलव भिन्नें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर भिन्नों का बड़ा और छोटा होना समझाता हूँ, ठीक। भिन्नों की तुलना, आप टॉपिक का नाम डाल सकते हैं भिन्नों की तुलना। तुलना मतलब कंपेयर, ठीक। भिन्नों की जो तुलना होती है उनमें बड़ा और छोटा छांटना होता है। तो भिन्नों में 2 प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। मैं दोनों प्रकार के सवाल आपको बना देता हूँ। देखो, एक प्रकार का सवाल ऐसा होता है जिसमें ट्रिक अप्लाई हो जाती है
और एक प्रकार का सवाल ऐसा होता है जिसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। प्यारे बच्चों, बहुत सही तरीके से समझना ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा सकूं, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आपको। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहला टाइप जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, मैं दोनों कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप ध्यान से समझते जाइएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन आए तो बिल्कुल आप हमसे तुरंत बात करिएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि सबसे पहले जब दो भिन्नों की तुलना होती है, दो भिन्नों की तुलना हो तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं सवाल को। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5/12, 5/12 और दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे 8/15। जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों भिन्नों में अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, बहुत सिंपल तरीका समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो सबसे पहले उन भिन्नों की मैं बात बता रहा हूँ कि जिनके अंश और हर के बीच का अंतर समान होता है। अगर आप यहाँ पे 5 और 12 का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस 7 है, ठीक, और 8 और 15 का डिफरेंस देखेंगे तो भी डिफरेंस 7 है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर भिन्नों के अंश और हर का डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो उनमें बड़ा छोटा छांटना इतना आसान है हद से ज़्यादा। कैसे? याद रखिएगा कि फिर आपको बड़ा छोटा केवल ऊपर देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये बताइए, 5 आपका छोटा है तो ये आपकी छोटी भिन्न हो गई। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 आपका कैसा है भैया? बड़ा है, ये भिन्न आपकी बड़ी भिन्न हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिएगा कभी ऐसा हो गया कि वहाँ पे मान लीजिएगा डिफरेंस इक्वल नहीं है, सपोज जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिखा 4/13, एक ये भिन्न लिख दी और दूसरी भिन्न लिख दी यहाँ पे 5/11, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि इन भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा आप ताकि समझ पाएँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो भिन्नों के बारे में। इसका गुणा यहाँ कर लीजिएगा, 11 चौको 44 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक, इसको यहाँ रख लीजिए। 13×5 65 आ जाएगा, 65 लिख लीजिए। ये बताइएगा यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई किया है, इन मल्टीप्लाई में कौन सा मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा है, तो आप देखेंगे जाहिर सी बात है कि इधर का मल्टीप्लाई बड़ा आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये भिन्न आपकी बड़ी भिन्न हो गई और ये भिन्न आपकी छोटी भिन्न हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आया होगा, बात समझ में आ रही होगी। अगर दो भिन्नों की तुलना कभी की जाए और उनमें पूछा जाए कि उनमें छोटा या बड़ा कैसे है, तो अगर डिफरेंस इक्वल है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो याद रखिएगा कि डिफरेंस अगर इक्वल है तो आप डायरेक्ट उनको ऐसे ही देख सकते हैं, जो बड़ा वही बड़ा और जो छोटा वही छोटा। और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो, ठीक। अब एक सबसे पहले एक छोटा सा भ्रम आपका दूर कर देता हूँ, एक भ्रम जो बहुत दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर ये भ्रम नहीं दूर हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन झेलना पड़ सकता है और बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स झेलने पड़ सकते हैं कि एग्ज़ाम में उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। जैसे कई बार बच्चे क्या कहते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे बच्चे कहते हैं कि जैसे यहाँ का डिफरेंस सर देख लीजिएगा, यहाँ का डिफरेंस 9 है और यहाँ का डिफरेंस आपका दिया गया है कितना, 6 दिया गया। तो कई बार मैंने बच्चों को ऐसा कहते सुना है कि बच्चे कहते हैं कि सर जिनका डिफरेंस कम होता है वो भिन्नें बड़ी होती हैं और जिनका डिफरेंस ज़्यादा होता है वो भिन्नें आपकी छोटी होती हैं। ऐसा मैंने कई बार बच्चों को कहते हुए सुना। अब एक मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, सभी लोग समझने की कोशिश करिए। 5/8 ये लिखा हुआ है, ठीक, 5/8 लिखा। दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने 7/11, ठीक।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझिए। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपका 3 आएगा और यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, ऐसा आएगा। अब आप लोगों के अगर कहने के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जैसा कि आप लोगों के सोचना है उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो अभी अभी मैंने कहा कि डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो ये भिन्न छोटी हो गई कि नहीं हो गई। डिफरेंस यहाँ पर कम आ रहा है तो ये भिन्न बड़ी हो गई। ऐसा आपके कहने के मुताबिक आ रहा है। अब ज़रा आप प्रॉपरली चेक करिएगा। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 11 पचे कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। और यहाँ पर देखें 8 सत्ते कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। ज़रा गौर से देखिएगा। अभी अभी आप क्या कह रहे थे कि अगर अंतर कम है तो भिन्न बड़ी होनी चाहिए। ज़रा गौर से देखिएगा, ये भिन्न आपकी कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कतई कंफ्यूज ना होइएगा किसी भी फालतू की बात से कि यहाँ पर अंतर वाली किसी भी जानकारी के माध्यम से अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो केवल और केवल अंतर वाली जानकारी एक ही बार आपको काम करेगी। वो तब काम करेगी जब अंतर समान हो। लेकिन अगर अंतर असमान है तो याद रखना कि आप इस तरीके से ही सवाल को सॉल्व करके आंसर उसका सही दे सकते हैं। कभी भी ऐसी ऊटपटांग बातों में मत फंसना, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बहुत से टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि अगर अंतर कम है तो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंतर ज़्यादा है तो भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक, लेकिन जैसे ही आपके सामने मैंने खुद एक एग्जाम्पल लिखा, देखिएगा अभी आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 5/8 का अंतर 3 आ रहा है और 7/11 का अंतर 4 आ रहा है। लेकिन आपके कहने के मुताबिक ये भिन्न बड़ी होनी चाहिए, लेकिन देखिएगा रियलिटी में ये भिन्न आपकी क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक, या तो अगर ना कर पाना तो दोस्त भाग दे लेना, लेकिन उल्टा सीधा तरीका मत लगाना। ठीक, और भी एग्जाम्पल समझाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये 2 भिन्नों की तुलना करना मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो, जब 2 से ज़्यादा भिन्नों की तुलना होगी तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ज़रा बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं इसीलिए लिख के लाया हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। प्यारे दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है उसमें लिखा गया है सबसे पहले प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे 35/36, 25/26, 23/24, 16/17, 21/22 पूछा है कि निम्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से यहाँ पे ये कहूँगा कि आप इनका डिफरेंस चेक करिए। अगर सेम होगा तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस आपका आ रहा है 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का और यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का। अगर आप गौर से देखें तो सभी जगह डिफरेंस सेम है। और अभी अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस क्या है, सेम है, तो जो भिन्न बड़ी होती है वही बड़ी होती है, जो छोटी होती है वही छोटी होती है। कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 16, 21, 25, 23 और 35 में बताओ सबसे छोटा कौन है, 16। तो बस यही आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। मुझे लगता है कि सभी लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तरीका याद रखना केवल तभी लगेगा जब संख्याओं के बीच का अंतर, अंश और हर का अंतर अगर समान होगा तो ही ये तरीका काम करेगा, अदरवाइज फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर या तो आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या लासा लेके करते हैं या तो वैसे करिए या भाग दीजिए। समझ रहे हैं? एक और सवाल देखिए, एक और सवाल समझाता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, बड़ा बढ़िया तरीके से समझाऊँगा, कंफ्यूज मत होइए। और मैंने आपसे सबसे पहले ये बोला कि किसी भी ऊट पटांग जानकारी के माध्यम से सवाल अगर पेपर में लगाया तो धोखा तुम ही उठाओगे। ये बताइए डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 का डिफरेंस है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस चेक करिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इतना चेक करने में बहुत टाइम नहीं जाएगा, चिंता मत करिए। यहाँ पे भी 4 है। तो आप देख रहे हैं सभी जगह डिफरेंस इक्वल है। तो जब डिफरेंस इक्वल है तो यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे बड़ा पूछा गया है तो 19, 21, 25, 15 और 9 में
बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो 25 सबसे बड़ा है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी है। याद रखिएगा, अगर डिफरेंस आपका इक्वल है तो केवल आप उनका अंश देखिएगा। अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी है, अंश छोटा है तो भिन्न छोटी है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब उन सवालों पे मैं चर्चा करूंगा जिनमें आपका अंतर समान नहीं होता है। अगर अंतर समान ना हो तो फिर पेपर में क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंतर समान वाला सवाल ना आया पेपर में और आप वहाँ पे सवाल छोड़ के आ गए, लगा ही नहीं पाए। पूछा मैंने क्यों नहीं लगा पाए, तो कहे मास्टर साहब आप तो कह रहे थे कि अंतर समान आएगा, वहाँ मिला ही नहीं समान। ठीक, यहाँ चेक करिए, यहाँ पे अंतर आप देखेंगे 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ पे 3 का है। ठीक, मैं इसमें बहुत सारे वैसे ट्रिकें होती हैं, मैंने कहा ना कि बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पेपर में जाके गलती करें। बहुत सिंपल सी बात है। बिना कहे आप सबसे पहले सवाल लगाने के पहले सबसे पहले 2-2 जीरो एक्स्ट्रा में दे दो इन लोगों को, बिना कहे दे दो, मेरे कहने से 2-2 जीरो दे दो यार, अपनी तरफ से दे दिए। अब 2-2 जीरो दे दिए, 2-2 बार भाग भी दे दो, 2-2 बार भाग दो। तो अगर आप भाग देंगे 5 छक्का 30 60 गया, 11 छक्का 66 4 बच जाएगा, 11 तिया 33 63 बार जाएगा। 8 का भाग दीजिएगा 5 में जब देंगे तो 8 छंग 48 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 13 का भाग देंगे तो 13 छंग 78 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा, लेकिन 13 छंग 78 12 बच जाएगा और 13 निम्मा 117 69 टाइम भाग जाएगा। और इसका भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो 13 सत्ते 91 जाएगा और फिर से एक बार अगर भाग दे देंगे तो लगभग 0 बार जाएगा, क्योंकि 10 बचेगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही भाई? 13 सत्ते 91, अच्छा 9 बच गया है प्यारे बच्चों, 9 बच रहा है। 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे 9 बचा, 90 हो गया, 13 छंग 78, तो लगभग 76 टाइम भाग जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ा बताइए। भाई गौर से देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन सबसे बड़ा है। बताइए तरीका समझ में आया या नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा, कहीं टाइम लगा ही नहीं होगा। आप इस सवाल को बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से पेपर में कर सकते हैं। याद रखिएगा, यही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से गलती की 1% संभावना नहीं है। अदरवाइज जिनमें अंतर अलग अलग होते हैं, बहुत सी ट्रिकें बनाई गई हैं, लेकिन कोई भी ट्रिक 100% सफल नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। ठीक, क्यों करती है? अभी मैंने उसका रीज़न भी आपको दिखाया था। क्योंकि जैसे बच्चे को मैं बता दूं थोड़ी देर के लिए कि अगर अंतर छोटा आए तो भिन्न आपकी बड़ी हो जाती है, अंतर बड़ा आए तो भिन्न छोटी हो जाती है, लेकिन वो तरीका सब जगह काम नहीं करता है, बहुत जगह फेल हो जाता है। इसलिए फिर आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी पेपर में और आप गलती की संभावनाओं की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जितना सीखो उतना 100% करेक्ट होना चाहिए। ठीक, और आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसमें अगर 1% चांस की संभावना है तो मैं चांस नहीं लेता कभी, क्योंकि मुझे 100% सफलता पे ही विश्वास है और 100% सही चीज़ों पे ही मैं भरोसा करता हूँ। ज़रा इस सवाल को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया है? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न पूछी गई कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। सबसे पहले चेक करो क्या अंतर इक्वल है। आप देखेंगे यहाँ अंतर 3 है, यहाँ पे अंतर आपका कितना 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, मतलब अलग अलग अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कहूँगा कि आप यहाँ पे बिना कहे 2-2 जीरो लगा ही दो, बिना कहे कुछ। 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें। ठीक, अब भाग दीजिएगा। अगर भाग देंगे तो 16 से भाग देंगे, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 एकम 16, 11 सत्ते 77 भाग जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 30, 11 दूनी 22, 72 बार भाग जाएगा। 14 सत्ते 98, एक ही बार भाग जाएगा, छोड़ दो इसको। इसका भाग देंगे तो 13 का भाग देंगे, 13 सत्ते 91। ठीक, कितना बचा? 9 बचा, 90 हो जाएगा। फिर 13 छंग 78, यहाँ पर भाग देंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, इसका भाग जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंछे
85 टाइम भाग जाएगा। अब प्रश्न पूछा गया है कि भाई निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी है, सेकंड ऑप्शन। मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं दिख रही होगी, मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही होगी जिसके माध्यम से आपका सवाल गलत हो जाए। 1 भी % का चांस नहीं है कि इस तरीके से आप सवाल लगाएं और गलत हो जाए। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर छोटा या किस तरीके से हमें बड़ा छांटना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, भाग केवल एक ही बार जाएगा, यहाँ 81 बार, यहाँ 72 बार, 76 बार, 85 बार। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो, और भी ऐसे बहुत से सारे प्रश्न हैं। अब इसी में देखिएगा और क्या क्या कैटेगरी के सवाल हमारे पेपर में बनते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जो और अन्य कैटेगरी के। देखिएगा जैसे कि एक ये सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को समझेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, केवल आप सही तरीके से समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, क्या सवाल दिया गया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है, फटाफट सवाल को करना है। तो देखो, सबसे पहले 1, 2, 3, 4 वैल्यू दी गई, 4 वैल्यू दी गई और 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें देखिएगा बड़ा छोटा छांटने में कभी कैन नॉट डिफाइन तो हो ही नहीं सकता है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। CND ऑप्शन तो होना ही नहीं है। नन अगर हो सकता है वो भी तब जब यहाँ पे 5 वैल्यू दी जाएँ, 4 ऑप्शन दिए जाएँ। ठीक, हो सकता है कि जो ऑप्शन वहाँ पे मिसिंग हो वही नन हो जाए। ठीक, लेकिन खैर इसमें तो नन का केस ही नहीं बनता है। मैंने आपसे क्या कहा, चेक करो क्या अंतर इक्वल है, तो चेक करो अंतर कितने का, 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अंतर इक्वल आ रहा है तो फिर तो बड़ा छोटा छांटना आपके लिए 2 सेकंड का काम है। चेक करो भैया, 15, 17, 19, 13 आपसे पूछा गया सबसे बड़ा, ये बताओ 15, 17, 13, 19 में सबसे बड़ा कौन है, 19। तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और एग्ज़ाम में कोई भी गलती की संभावना नहीं होगी कि आपका सवाल पेपर में गलत हो जाए। ज़्यादातर परीक्षाओं में ऐसे सवाल आते हैं कि आपका डिफरेंस इक्वल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि मैं चांस आपके साथ चांस वाला खेल नहीं खेलूँगा कि हाँ आ भी सकता नहीं भी आ सकता। अरे कैसे नहीं आ सकता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना यार, 100% सही करके आओगे यार। चलो भैया अगला सवाल भी देख लो, देखो कैसे आएगा। देखो इसमें देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल आता है, ये भी हमारे एग्ज़ाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया कि इसमें इन ऑप्शंस में नन ऑफ दीज और CND की संभावनाएं बहुत ना के बराबर होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कि कैसे सवाल लगेगा। एक चीज़ बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूँ इस प्रकार के सवालों में खासकर, कि जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, लड़का कहता है 4 कैसे चेक करेंगे सर, मैं 4 चेक करने के लिए थोड़े कह रहा हूँ। आप इसमें से 11/13 अलग कर लीजिएगा, 1 नंबर ये हो गया। 13/15 अलग कर लीजिएगा, 1 नंबर ये हो गया। और 17/19 अलग कर लीजिएगा, 1 नंबर ये हो गया। मतलब ये मैंने अलग करके इसलिए लिखे हैं, आप वहाँ पे अलग करके लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट चेक करेंगे। अब चेक करो दोस्त, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का। तो प्यारे बच्चों जब अंतर 2 का है तो इसका मतलब फिर बड़ा छोटा छांटना आपके लिए कठिन नहीं है, बहुत आसान है। फिलहाल सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया है कि समूह में आरोही क्रम ज्ञात करो। आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा। कैसा होता है, छोटे से बड़ा, इसी को आरोही क्रम बोलते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, छोटे से बड़े, इसे आरोही क्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, ये वाला। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वही ऑप्शन हमारा सबसे सही है। ठीक, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। अगर अवरोही क्रम चुनना होता तो कौन चुनते, 17, 13, 11, 17, 13, 11 है कोई ऑप्शन, फिलहाल तो है भी नहीं इसमें 17, 13, 11। मुझे लगता है कि सभी लोगों को आरोही क्रम समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और भी देख लेते हैं, आरोही अवरोही वाले बहुत सारे सवाल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। एक सवाल और देखिए, जैसे कि ये बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि इसमें कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है जिसको लगाना कठिन हो या पेपर में आप कर ना पाओ। चेक कर लो, यहीं पे चेक कर लो, अंतर 5,
अंतर 5, अंतर 5, अंतर इक्वल है। अब आपको आरोही क्रम में चीज़ों को लगाना है। देखिएगा आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो ये बताओ 19, 21, 23, 19, 21, 23 में सबसे छोटा 19, फिर 21, फिर 23, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन, यही सही हो गया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 21, 19, 23 है, यहाँ 23, 21, 19 है, यहाँ पे 19, 23, 21 है। हमें छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाना है, तो 19, 21, 23 यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसा मैंने क्यों डायरेक्ट कर दिया? क्योंकि इन सभी वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल था, इसलिए मैंने ये तरीका एग्ज़ाम में लगा दिया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब डिफरेंस इक्वल ना हो, मैंने कहा ना कि मैं दोनों हर प्रकार का सवाल समझाऊंगा, ताकि पेपर में आपको ये डर ना लगे कि यार बताओ सर ने सरल सरल बता दिए, पेपर में कठिन कठिन आ गए। देखो भाई, अंतर समान नहीं है, ज़रा गौर से देखिएगा। आप चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं लगेगा जिसमें आपको अंतर समान मिल जाए। ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे 11 का अंतर, क्या समान है? नहीं समान है। अब आरोही क्रम में लगाना है। मैंने कहा सबको 2-2 जीरो डोनेट कर दो, 100/4, उसको 400/5, ठीक, बहुत अच्छा रहेगा, 300/8, और लास्ट वाले को 500/16, ठीक। चलो भाई काटो, 25 बार गया, ठीक, 5 8 40, 80 बार गया। 8 से भाग दीजिएगा, 8 तिरका 24, कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। 8 7 56, 37 बार गया। 16 से भाग दीजिए, 16 3 48, 16 एकम 16, 31 बार भाग गया, ठीक, चला गया। अब हमसे पूछा गया है कौन सा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है भैया बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा 4/5 है। 4/5 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है? ये वाले में चांस लेंगे, चेक करेंगे। 4/5 के बाद कौन सा आना चाहिए भैया? 3/8, क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन आना चाहिए? 5/16, क्या है? बिल्कुल, लास्ट में 1/4, यही ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्या आप लोग इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि मेरा इतना समझाने के बाद आपसे कोई भी सवाल पेपर में गलत हो सकता है। अगर गलत हो गया तो नालायकों, मैं तुमको इतना मारूंगा कि कूट कूट के तुम्हारे घर तक तुमको दौड़ा के मारूंगा, ठीक। मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गया, ठीक। और देख लो, एक आध उदाहरण और देख लो, ताकि कोई भी भ्रम ना रह जाए, ठीक। देखो, ये भी सवाल आया, आपके पेपर में आ चुका है सवाल। पूछा है कि अवरोही क्रम में लगाइए। अब सबसे पहले अवरोही क्रम में तो बाद में लगाओ, चेक करो अंतर समान अमान है कि नहीं है। चेक किया तो पहले में अंतर 2 का, दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, मतलब अंतर इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो सबसे पहले लिख लो 7/9, लिख लिया। मैंने कहा 2 जीरो डोनेट कर दो, 700/9 लिखो, उसे 1100/13 लिख दो। आराम से लिखिए, जल्दबाजी नहीं करिएगा, पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करके पेपर आना है। 1600/19, 2100/25, ठीक, आराम से देखिएगा कितने आराम से सॉल्व होगा भैया। 9 का भाग दीजिएगा, 9 7 63, 63, फिर 9 7 63, 77 बार भाग गया। 13 7 91, 13 8 104, 6 बचा, 60 हो गया, और 13 चौको 52, ठीक। यहाँ पर देखेंगे, अगला भाग दीजिएगा 19 से अगर देखेंगे 19 7 153, 153, ठीक। अच्छा 8 बार जाएगा, 19 7 133, 19 8 152 जाएगा, 8 बार भाग जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भाग हमारा कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 19 8 152, और यहाँ पर कितना चला गया बेटा आपका? 8 बच गया, 80 हो गया। अगर भाग देंगे तो 19 से, फिर 19 चौको 76, ठीक, 84 बार भाग जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे बेटा 25 से, 25 8 200, 25 चौका 100। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और भाग दीजिएगा, क्योंकि ये आगे और अभी भाग जाएगा। ये 84+ है, ठीक, और ये एग्जैक्ट 84 है। दोनों बातों को समझ के रखिएगा, क्योंकि बात बड़ा छोटा छांटने की है। और यहाँ पर भी अगर भाग देंगे तो यहाँ पर देखो अभी और भी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये आपका देख रहे हैं 84 आ रहा है, यहाँ पे भी 84 आ रहा है, ठीक। दोनों जगह भाग एक एक अंक में और दीजिए, तो एक एक जीरो और डोनेट करिए भैया इनको, ठीक है। अगर एक एक जीरो और बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको ये डिक्लेयर करने में कि कौन सा। ये तो एग्जैक्ट 84 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 13 8 104, ठीक था, ठीक। कितना बचा था प्यारे बच्चों? यहाँ पर 6 बचा था, 60 हो गया।
13 चौको 52, 8 आएगा, फिर 13 से भाग देंगे, 13 छंग 78 जाएगा। ठीक, ये 0 0 इनमें लगा दीजिएगा इनमें। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे जब भाग देंगे तो 19 से 8 कितना हो गया, 152 हो गया, 152, और कितना 8 बचा, फिर 19 चौको 76, 4 बचा, 4 बचा तो 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, लगभग इतने बार जाएगा। अब आप आराम से कंफर्म कर पा रहे होंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिएगा कितने कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपस में बन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि नंबर्स में कभी छेड़छाड़ मत करिएगा, चीज़ों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके ही आंसर करिएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल हमसे कह रहा है कि अवरोही क्रम ज्ञात करिए, अवरोही क्रम ज्ञात करिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो बताइए भाई सबसे बड़ा कौन है, 11/13 है कोई ऑप्शन में? ये वाला ऑप्शन है, चेक करेंगे। 11/13 के बाद कौन सा आना चाहिए भैया जी? 16/19। 11/13 के बाद आना चाहिए 16/19, है किसी ऑप्शन में? नहीं है भाई। फिर ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? यहाँ पर देखिएगा फिर आना चाहिए 21/25। 21/25 भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो एक बार मैं फिर से पूरे सवाल को बताता हूँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है, कारण ये है इस सवाल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने टाइम लिया तो थोड़ा सा कई बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं इसलिए इस सवाल को पूरा दोबारा बताता हूँ। ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा से पूरा सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों। क्या है, मैंने क्या कहा कि आरोही और अवरोही क्रम को ढूंढने के लिए जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो 0 लगा के उस नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 4 कैटेगरी के नंबर हैं, 7/9 है, दूसरा 11/13 है, तीसरा 16/19 है, और चौथा कितना है भाई? 21/25 है। मैंने कहा 2-2 0 डोनेट कर दो। ठीक, आपने की, जैसा मैं बोलूँगा मैं अचानक 3-3 नहीं बढ़ाऊँगा, 2-2 बढ़ाऊँगा शुरुआत में, इसलिए क्योंकि 2 बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूँ, 2 ही बढ़ाइए आप। 9 से भाग दीजिए, 9 7 63, 7 बचेगा, 70 हो गया, 9 7 63, 70 बार भाग जाएगा। ठीक, और भी आगे अगर देते तो भी ऐसे 7 बार जाता। 13 का भाग दीजिए, 13 8 104, कितना बचेगा बेटा? जैसे ही आप भाग देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 8 104 के बाद यहाँ पर बच गया 6, 60 हो गया, 13 चौको 52। ठीक, अभी 8 बचा हुआ है, अगर आप भाग देना चाहें तो 80 में भाग दीजिएगा, 13 छंग 78। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे अगर भाग बताएंगे तो 9 का 19 का भाग देंगे तो 19 8 152, 152 हो गया। ठीक, इसके बाद आपका 8 बचा, 80 हो गया, 80 में भाग देंगे तो 19 चौको 76। ठीक, 40 बचा, 19 दूनी 38। ठीक, फिर भाग देंगे तो 25 8 200 और 25 चौका 100। तो प्यारे बच्चों 84 मतलब 840 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर एक और 7 बार जाएगा। तो अगर मैं अब आपसे इन नंबर्स में कहूँ कि बड़ा छोटा भाई छांटो, तो मुझे लगता है कि सभी लोग देख सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। फिलहाल हमें लगाना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में आप देखिएगा 11/13 से कोई ऑप्शन शुरू है, तो हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन 11/13 से शुरू है, लेकिन 11/13 के बाद जो अगला नंबर आना चाहिए वो 16/19 आना चाहिए। क्या किसी भी ऑप्शन में 11/13 के बाद 16/19 आया है? तो नहीं आया है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर नन ऑफ दीज लगाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये आरोही अवरोही बड़ा छोटा ये सब कुछ छांटना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल वो बेहिचक अपनी बात हमसे कह सकता है। और एक एग्जाम्पल देखिएगा, जरा देखिएगा इस प्रकार से अगर कोई सवाल आएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है। फिर से छांटिएगा बड़ा और छोटा, देखिएगा। सबसे पहले चेक करिए 5 यहाँ पर चेक करेंगे तो अंतर कितने का है? यहाँ पे 11 का अंतर है, यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे अलग अंतर है। तो ऐसा करिए, लिख लीजिएगा 500/16। ठीक, 400/13। अगला कौन है? 800/25। भाग दीजिएगा 16 से 16 तिया 48। ठीक, 2 बचा, 16 एकम 16। ठीक, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देंगे। ठीक, फिलहाल भाग देंगे 13 तिया 39, 1, फिर 13 एकम 13, मतलब 13 एकम 13 भी नहीं जाएगा, 0 टाइम भाग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अगर आप गौर करेंगे तो 10 बचेगा तो यहाँ 0 टाइम भाग जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे अगर 25 का भाग देंगे तो 25 दिया 75, अब 5 बच गया, 5 बच गया, 50 हो गया, 25 दूनी 50, 32 आ गया। अब आप गौर से देख सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन तीन में बड़ा कौन है। तो भाई सबसे बड़ा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। देखो कितना क्लोज नंबर आ रहे हैं एक दूसरे से, 30, 31, 32, बहुत क्लोज नंबर है। अब आपसे कह रहा है कि अवरोही क्रम लगाओ, सॉरी आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 4/13 देखो किस ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन पे 4/13 है। उसके बाद अगला नंबर आना चाहिए 5/16, बिल्कुल है। फिर 8/25, बिल्कुल है। यही ऑप्शन आपका सही है। बताइए तरीका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से भिन्नों का आरोही अवरोही लगाना समझ में आ रहा होगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो और एक सवाल देख लेता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ज़रा देखिएगा इस सवाल को, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऊटपटांग तरीका मत लगाना पेपर में, वरना गलत अगर हुआ दोस्त, ठीक, किसी उल्टे सीधे मास्टर के उल्टे सीधे तरीके का उपयोग करके अगर पेपर में सवाल चौपट करके आए और बाद में मेरे को बोला कि सर आंसर सीट आ गई है और मेरा ये भिन्न वाला सवाल गलत है, तो वाकई बहुत पिटाई वाला काम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर उस तरीके पे लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि देखो जहाँ ट्रिक लग रही थी मैंने ट्रिक लगाई, लेकिन जहाँ नहीं लग रही वहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ कि मत लगाना, क्योंकि धोखा हो सकता है। वहाँ पे इतने क्लोज नंबर होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 9/23, 11/19, 7/13, मतलब यही वाले नंबर है, तो 900/23 हो गया। ठीक, यहाँ 11/19 है तो 1100/19 हो गया। लास्ट में कितना है 7/13, 700/13 हो गया। चलो भाई सॉल्व करिएगा। 23 से अगर हम देखें 23 को 92 ज़्यादा हो जाएगा, 23 या 69, 69, 21 बच जाएगा, 21 बच गया, 210 हो गया, 23 निम्मा 207 होगा। ठीक, 39 टाइम भाग जाएगा। 11 का भाग दीजिएगा, 11/5 अगर देखें हम, सॉरी 19 का भाग देंगे, 19 × 95, 15 बच जाएगा, 50 हो जाएगा, 19 7 133 जाएगा, 57 बार भाग जाएगा। यहाँ पर जब भाग देंगे 13 का भाग देंगे तो 13×5 65, 5 बार भाग गया, कितना बच गया भैया आपका 5 बच गया, 50 हो गया, 13 × 39, 53 बार भाग जाएगा। अब आप आराम से देख सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा। प्रश्न में पूछा है आरोही क्रम ज्ञात करो। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। 9/23 इस ऑप्शन में ही 9/23 है, इस ऑप्शन में भी 9/23 है। अगला यहाँ पर होना चाहिए भैया 7/13, 7/13 इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो क्या आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई हैं? मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया है। लॉजिक क्लियर है? वेरी गुड। और एक सवाल देख लेते हैं, ज़्यादा बचे ही नहीं है, बस एक सवाल, लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो आप पेपर में सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगा के आएँ और अच्छी तरीके से लगा के आएँ। ठीक, फिलहाल चेक करें, अंतर पहले चेक करें, अंतर इक्वल नहीं है, फटाफट लिख लीजिएगा। 300/4, 700/8, 500/6। ठीक, अरे बिल्कुल सेम है यार, अंतर तो इक्वल दिया गया है। अगर अंतर इक्वल दिया गया है तो फिर आपको ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान बन गया अब तो सवाल। अंतर सम में चेक करेंगे, अंतर सम में कितना है 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर अंतर 1 1 है तो यहाँ पर देखेंगे आरोही क्रम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे छोटे से बड़ा। तो अब की तो आपको पता है जो ऊपर अंश छोटा तो नंबर छोटा, अंश अगर बड़ा तो नंबर आपका बड़ा। तो ये बताइएगा सबसे छोटा 3, ठीक, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 5 7 11 की कोई सीरीज है, तो आप देखेंगे इनमें से कहीं पे भी 3 5 7 11 की कोई सीरीज नहीं दी गई है। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप याद रखिएगा, अगर अंतर समान है तो आप डायरेक्ट उसमें छोटा बड़ा देख सकते हो, लेकिन अगर अंतर समान नहीं है तो प्यारे दोस्तों 0 लगा के आप उसको सॉल्व करिएगा, भाग दीजिएगा और चेक करिएगा कि कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है। ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि सवाल ही गलत हो जाए।
तो क्या आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम से रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के सवालों को एग्ज़ाम में कर पाए। ठीक, अब देखिएगा, अब धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल उठेगा। जैसे कि अभी तक आरोही, अवरोही, बड़ा, छोटा, ये सब बताना मैंने आपको बताया। अब भिन्नों का थोड़ा सा जोड़ना और घटाना, जो सवाल अब तक पेपर में पूछे गए हैं उन पे भी बात करेंगे, जो नहीं पूछे गए हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि एक सवाल यहाँ पर देखिएगा, कैसे आपके सामने ये सवाल लगेगा, ज़रा ध्यान दीजिए। आपके सामने सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल मैंने लिखा हुआ है, ज़रा बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दीजिए। ये सवाल हमारे सामने पेपर में आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, ये बात आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी कभी इस प्रकार का सवाल अगर एग्ज़ाम में आपको दिख जाए और सॉल्व करने की नौबत आ जाए कि नहीं भैया इसको सॉल्व करिए, तो कैसे आप पेपर में सॉल्व करेंगे और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सॉल्व करना है। देखिएगा, ये एक और ये पार्टी उधर है, तो सोचो ये पार्टी अगर उधर से इधर आ जाए तो यहाँ पे लग जाएगा बेटा क्या, माइनस। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? इक्वल के उस तरफ वाली पार्टी अगर इधर आएगी तो क्या लग जाएगा, माइनस। और यहाँ पर आपका आ जाएगा भैया बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी क्या, x। मतलब यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा से देखते हैं ताकि हर चीज़ हमें क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ में कन्फ्यूज हो। दोबारा देखिए, सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास दो पार्टी हैं। क्या पार्टी हैं? दो। एक ये वाली पार्टी, इधर वाली टीम, एक उधर वाली टीम, और जो प्रश्न वाली टीम है वो उधर है। तो सबसे पहले प्रश्न वाली टीम की जो चीज़ें पता हैं वो इधर बुला लीजिएगा। तो अगर ये प्लस वाली चीज़ इधर आएगी तो इधर आके माइनस हो जाएगी भाई, ऐसे माइनस हो गई। ठीक, अब यहाँ पे रह गया बराबर, और ये वैल्यू हमें पता करनी है, तो यही वैल्यू हमारे लिए क्या बन गई, x बन गई। अब आराम से देखिएगा, 27 प्लस का, 118 प्लस का, 32 माइनस का, 11 माइनस का। तो सबसे पहले जो काम करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। 32 और 11 कितना हो गया, 43। ठीक, 27 और 18 को जोड़ोगे तो 145। तो 145 में से चेंज कर लेता हूँ कलर यार, 145 में से 43 तो पहले सबसे पहले घटेगा। ठीक, अब इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनको लिख लीजिएगा अलग, मतलब उनको अलग प्लस करके लिख लो, चाहे ब्रैकेट में अलग ब्रैकेट में लिख लो। कौन कौन बच गया भाई, 3/11 प्लस 2/5 माइनस 5/22 और माइनस का 6/11। ये नंबर हमारे सामने बच गए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताइए, अगर इसको आप इसमें सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 102। ठीक, प्लस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सपोज करो अगर आप यहाँ पे लासा लेंगे तो सबका लासा कितना आ जाएगा, 220 आएगा। कितना आएगा लासा, 220 आएगा। ठीक, 110 भी आ जाएगा। हाँ यार, 110 भी बन जाएगा। अगर आप लासा लेंगे तो लासा आपका कितना और बन जाएगा, 110 और बन जाएगा। बहुत छोटा सा लासा 110 बन गया। 11 का भाग 10 बार 30 आ गया, 5 का भाग 22 बार 44 आ गया। ठीक, और यहाँ पर जब आप भाग देंगे 22 का भाग 5 तो माइनस का 25 बन गया, और यहाँ पर 11 का भाग 10 बार तो माइनस का कितना बन गया, 60। बताइए बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर देखेंगे 4 का भाग 11 का भाग देंगे 110 में 10 दिया 30, 5 का भाग देंगे 22 बार, 22 दूनी 44, 22 का भाग देंगे 5 बार, 25 आएगा। 25 लिख लीजिएगा यहाँ पर भाई सभी लोग, 25 आएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना, 11 का भाग देंगे 10 बार, 10 छक्का 60। तो ये बताइएगा, अगर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे माइनस का देखिएगा, माइनस में कितना है, तो माइनस में आपका आ जाएगा कितना, 85, और प्लस में देखेंगे तो 74। तो 102 प्लस 74 माइनस, आप देखेंगे तो इसको कितना, माइनस का 85/110। आप सॉल्व करिएगा, 102 माइनस में आ जाएगा बेटा, जब 85 में से 74 गया तो कितना आ गया भैया, 11/110। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया?
अब आप यहाँ पर देखिएगा, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का 1/10 आ गया। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझ लें। इसमें से अगर ऐसी संख्याओं को माइनस करना है, इसमें से अगर ऐसी संख्याओं को माइनस करना है तो सबसे पहले 1 कम कर दो, 101 लिखो, लिखा। और 10 और 1 का अंतर कितना आएगा? 9/10। यही आपका आंसर है। चेक करिएगा, है ऐसा कोई ऑप्शन? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ होगा, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में कर भी पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये पॉइंट मैं आपको कहो तो अलग से बता दूँ, ज़रा समझ लीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कभी भी मान लीजिएगा मैं आपके सामने कहूँ 77 से आप 4/11 घटाइए। अगर मान लीजिएगा कह दूं कि 4/11 घटाइए, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, बाद में घटाएंगे। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक, 1 कम कर लीजिएगा, 76 लिख लिया, ठीक। अब 11 और 4 का अंतर कितना होता है? 7 होता है बटे 11। बस यही आपका आंसर आएगा, कुछ और दूसरा आ ही नहीं सकता। आप चेक कर लीजिएगा, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जोड़ना कठिन नहीं है, घटाना कठिन है। अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई 86 में 3/5 को जोड़िएगा, कोई भी उठा के जोड़ देगा, कहेगा सर 86 3/5, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन घटाना थोड़ा सा अपने आप में कठिन है। अगर मैं कह दूं कि 86 में 3/5 घटाओ, कहूँ 3/5 घटाओ, तो बहुत से लोग गुणा करेंगे। आपको गुणा करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 85 और 5 में 3 गया, कितना आएगा? 2/5। यही आपका आंसर है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलो भाई, और एक सवाल देखते हैं, किस तरीके का सवाल है हमारे सामने, जरा इसको देखिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो, ये प्रश्न वाली पार्टी, तो इसे उस तरफ भेजना पड़ेगा और ये वाली पार्टी इधर बुलानी पड़ेगी। तो जब बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग में कर लेते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, आपकी इच्छा ना अधूरी रह जाए। 8/11 प्लस 19 1/11 माइनस 8 7/55, और उधर वाली पार्टी इधर आ गई तो माइनस का 10 6/11 और बराबर में क्या हो गया? x। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब आप सबसे पहले ये वाली टीम देखो, 7 19 26 हो गया और 10 और 8 18 हो गया। तो 26 में से जब आपका 18 घटेगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस ब्रैकेट 8/11 प्लस 1/11 माइनस कितना है? 7/55, ठीक, और माइनस का 6/11, ठीक। आपका एलसीएम यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? आप गौर से देखेंगे, एलसीएम आपका 55 ही आ जाएगा, ठीक। 11 5 55, 8 5 40, 11 5 55, 5 एकम 5, 55 एकम 55 माइनस 7, फिर 11 से भाग देंगे, 11 5 55, 6 5 30। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, सभी को क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस में 45 है, माइनस में 37 है, तो मतलब आपका सीधा प्लस में नंबर बचेगा। 45 में से 37 गया, कितना आया? 8/55। तो 8 प्लस 8/55, जोड़ना बहुत आसान होता है, मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट लिख दो 8 सही 8/55। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा, और ये आंसर आपका सभी लोगों का सही होगा। क्या आप लोगों को तरीका समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो भाई, और सवालों पे देख लेते हैं। इस टाइप के जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कैसे आप लगाएंगे? देखिएगा, जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना में मुझे लगा, वो हर सवाल मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, ताकि कहीं कोई ऐसी चांस वाली बात ना रह जाए कि हम पेपर देने गए और हमसे सवाल नहीं हुए। देखिएगा कैसे इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के सवालों में भी बहुत गलती होती है। जब भी कभी ऐसा कोई सवाल आए तो इस प्रकार के सवालों में सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करनी है।
सबसे पहले आपको भाग वाले हिस्से को सॉल्व करना है, ठीक। गुणा वाला काम आप पहले नहीं करेंगे, गुणा वाला काम बाद में करेंगे, सबसे पहले भाग वाला काम करेंगे। और आप जानते हैं कि जब कोई नंबर भाग में होता है तो वो पलट जाता है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा, 21/25 गुणा 20/9, ठीक। बीच में फिर से गुणा 5/12 लिखा है बिल्कुल सही, और उसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 17/10। अब आप आराम से इस सवाल को सॉल्व करिए, देखिएगा कितने आराम से आपका सॉल्व होगा। अगर देखें तो यहाँ पर हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 5 से काटो 5, 5 25 खत्म हो जाएगा। और देखिएगा अगर 3 से काटे 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, ठीक। और कोई कट रहा है भाई, अगर देखेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 से 6 बार कट जाएगा, अब नहीं घटेगा कहीं कुछ। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 17 सत्ते 119 अपॉन 5 तिया 15, 15 छक्का कितना आ जाएगा, 90। अब 90 का भाग अगर 119 में देंगे तो एक ही बार भाग जाएगा, और बेटा 29 बच जाएगा, बटे में कितना रहेगा, 90 रहेगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है कि ऐसे सवालों को भी पेपर में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन बस याद रखना स्टेप में गलतियां मत करना। अगर आपने स्टेप में गलतियां की तो फिर पेपर में बहुत सी गलती की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुक्के वाइज सही होती हैं। कैसे? मतलब तुक्का लगाया सही हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें 100% सही की गारंटी होती है कि मतलब गलत हो ही नहीं सकती। अगर आपने ऐसे सवाल लगाया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि गलत नहीं होगा। लेकिन कई लोग अगर पहले गुणा भाग कर दिए तो उनका धोखे में भले सही आंसर आ जाए, लेकिन बिल्कुल करेक्ट रूप से मैं नहीं कह सकता कि आ ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, क्रम मत भूलना, पहले आपको भाग, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ना घटाने का काम होगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस तरीके से लगेगा, ये भी सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा भी है और बहुत अच्छा भी है। देखिएगा सभी लोगों को दिख रहा होगा भाई। मैंने क्या कहा, ना गुणा न भाग न जोड़, सॉरी भाग तो करना है, जोड़ना गुणा नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या लिखो आप, 48/52। अब इसको क्या लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 13/12, सबसे पहले ये काम करो, प्लस 54/63 गुणा 9/10। अब आप इधर देखेंगे 12 चौको 48, 13 चौको 52, 4 से 4 खत्म, मतलब इधर बचा केवल कितना, 1। अब इधर देखिएगा 9 सत्ते 63, ठीक। अब तो कुछ बचा नहीं, और काट लो, अगर कट रहा है 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 से काटो 27 बार, तो आपका 27 बटे कितना बन गया भैया जी, 70, प्लस का 27 बटे यहाँ पर, और सॉरी 7 पना कितना हो रहा है, 35। अब आपका देखिएगा इसको इसमें जोड़िएगा तो एक सही 27/35। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है। सभी का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल पेपर में मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे। एक सवाल ये आप लोगों के लिए, ज़रा इसे देखते हैं कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट को समझिएगा। कन्फ्यूजन मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी हो, और टेलीग्राम चैनल पे सीट भी अपलोड कर दी जाएगी। जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी तुरंत अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो क्लास के साथ साथ आपको ये स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले 1/5 लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस 4/5 लिखा है, बिल्कुल लिखा रहने दो, छेड़ना नहीं है इसको, गुणा 2/9 लिखा है, लिखा रहने दो। अब इसको पलटो, गुणा 7/1 और माइनस का 1/3। अब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे वाला स्टेप जो है पहले उसको काट पीट लेते हैं। कुछ कट पीट तो रहा नहीं यार, कुछ भी नहीं कट रहा है। लिख लीजिएगा जैसा लिखा है उसके वैसा ही लिख लीजिएगा, 1/5 प्लस इसको देखेंगे तो 8, 4 दूनी 8 सत्ते 56 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 पना 45 और माइनस का 1/3। एलसीएम आपका 45 ही आ जाएगा भाई। अब 5 निम 45, 9 आ गया, 45 एकम 45, 56 आ गया। यहाँ पे 3 का भाग देंगे, माइनस में जाएगा ये।
3 का भाग देंगे तो 15 3 45, मतलब माइनस का कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे माइनस का 15 इसमें घट जाएगा तो 41 बचेगा, और 41 में से अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ गया 50/45। आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 10 50, 5 9 45, 9 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार, 1 सही 1/9। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। बताइए सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सभी सवाल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब देखिएगा कुछ विशेष सवालों पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उन सवालों को सीखने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर सवालों के एग्जाम्पल पे ले चलेंगे तो चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी, आप एग्ज़ाम में उनको कर भी पाएंगे और कोई भी गलती नहीं करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक भिन्न आपके एग्जाम में पूछी जाती है सतत भिन्न। कौन सी भिन्न पूछी जाती है? सतत भिन्न। सतत भिन्न जो होती है ये किस प्रकार से होती है, कैसे पूछी जाती है? इंग्लिश में इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस तरीके से आपके एग्जाम में आती है, कैसे आपको लगाना है, जानते आप सभी लोग हैं। मैं जैसे ही सवाल बोर्ड पर आपके सामने लिखूंगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि सतत भिन्न के बारे में सर बात कर रहे हैं तो किस प्रकार की भिन्न है। जरा उदाहरण के तौर पे मैं एक सवाल आपके सामने सबसे पहले लिखता हूं, आप बोर्ड पर सवाल देखिए। यहाँ पर ये जो भिन्न लिखी है, जो क्रमवार तरीके से आपके सामने लिखी जाती है, इसी भिन्न को हम लोग सतत भिन्न बोलते हैं। बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर मैं देखता हूँ कि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। कैसे आपको इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी बातें अभी मैं आपको समझाऊँ। ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें सतत भिन्न में लगातार भिन्नें होती हैं, मतलब एक से जुड़ी हुई, एक से जुड़ी हुई, एक से जुड़ी हुई, एक से जुड़ी हुई, ऐसी। तो जब इस प्रकार की भिन्नें होती हैं तो कैसे, इसमें कितनी भिन्नें हैं, सबसे पहले मैं समझाऊंगा कितनी भिन्नें हैं। ये भिन्न नहीं है, ये एक भिन्न है, एक बार बटा लगा एक भिन्न, ये 2 भिन्न हो गई, फिर ये 3 भिन्न हो गई, और ये कितनी हो गई, 4। तो टोटल 4 भिन्नों का सॉल्यूशन है, इसलिए यहाँ पर इसको हम सतत या लगातार या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं कि ये लगातार भिन्नों का जो हमारा यहाँ पे संबंध है वो हमारे लिए सतत है। तो अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहला हमारा काम है कि x की वैल्यू निकालें, वो वैल्यू वहाँ रखें, तब हमारा आंसर आएगा। तो कैसे आपको करना है? सबसे पहले पहला स्टेप तो देखो, करने का तरीका मैं समझाऊँ। इस प्रकार से ऐसे इस ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट को ऐसे कर दीजिएगा, कर दिए, देखिएगा 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 आया। अब इसको काट के उल्टा लिख दो, 2/3। अब ये 2/3 हो गई। अब इसके बाद इस पूरे पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक। अब 3 एकम 3 और 3 और 2, इसको नहीं देखना है क्योंकि ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3 आया, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, उल्टा लिखिएगा 3/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले स्टेप को सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 और 5 में क्या जोड़ेंगे 3, 5 3 8/5। आप जानते हैं जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 8/5, क्या बन जाएगा 5/8। 1 प्लस 5/8, 8 एकम 8 5 13/8। ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई, ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठा के आप इस वैल्यू में रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो क्या हल होगा? 13 का 2 गुणा 13/8 प्लस 7/4, 2 चौको 8। प्यारे बच्चों 13/4 और 7/4 20/4 आ गया। 20/4 का उत्तर बेटा कितना आ गया? 5 उत्तर आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है। मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरीके से इस सवाल को पेपर में कर पाएंगे। क्या किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना है? आप एक एक डब्बे को सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर इसको आप कहीं अलग लिखें, मान लीजिएगा आपने ये सोचा कि लाओ हम इसको अलग कहीं लिख लें, तो या तो पहले इस पूरे को लिखो, और पूरे को लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा,
ठीक। तो वहीं पे पेपर में ही अपना बॉक्स बनाते जाना, आराम से सॉल्व करते जाना, आप अच्छी तरीके से पेपर में कर पाएंगे, आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बहुत से टाइप के उदाहरण लिखे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें क्लियर हो। देखिएगा इसमें क्या किया है, मैंने एक जगह थोड़ा सा बच्चे को भ्रम में डाला है। कैसे? यहाँ पे ये वाला स्टेप देखो, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला स्टेप जिन बच्चों को दिख रहा है ये 1/3/4 नहीं है। प्यारे बच्चों, इस स्टेप को अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये स्टेप ये नहीं लिखा है, ये स्टेप वास्तविकता में लिखा है 4/3। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मुझे लगता है सभी लोग सहमत होंगे। अब आप इस बॉक्स को सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 3 त्रिका 9 4 13/4, 3 त्रिका 9 4 13/4, उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा भैया 4/13 और ये बक्सा हमारा ख़त्म हो गया। बताओ एक बॉक्स ख़त्म हुआ कि नहीं? ठीक। आप देखिएगा 3 त्रिका 9 4 13/4 और 13/4 जब उल्टा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 4/13। यहाँ पे एक सेकंड, अच्छा सॉरी 13/3 रहेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे बटे में 3 रहेगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बटे में 3 है, मैं एक बार दोबारा से पूरा बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बटे में कितना है? 3 है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था तो ये मैंने कहा था कि ये लाइन आपकी कैंसिल होकर क्या हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। मैंने बटे में 3 नहीं देखा। ठीक। यहाँ पर देखिएगा, अब इस बॉक्स को सॉल्व करना है तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9 4 13/3 आएगा। 13/3 उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/13। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 तिया 39 और 3 कितना? 42 और बटे 13 फिर ऊपर जाएगा। जब मैंने कहा ना ये पूरा बॉक्स ख़त्म होगा तो जब ये जाएगा 13 तिया 39 3 42/13 उल्टा हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 13/42। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सवाल आपको करना है। ठीक। एक उदाहरण और देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाएं। क्या ध्यान दीजिए, सबसे पहले हाँ एक मैंने कहा ना एक बॉक्स सॉल्व करेंगे तो आराम से कर पाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, कभी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स हमारा सॉल्व होना चाहिए। 3 त्रिका 9 1 10/3, 10/3 कैंसिल करो, 3/10। ठीक। इस वाले बॉक्स को जब आप सॉल्व करने का नंबर आया तो कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 3 23, 23/10। 23/10 को जब उल्टा करके लिखेंगे 10/23। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इससे नहीं मतलब है अभी हमें, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब इस वाले बॉक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा किस तरीके से, सॉरी यहाँ से जाएगा पूरा, इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो 23 दूनी 46, गौर से समझिए, 23 दूनी 46, 46 में से जब 10 घटेगा, क्योंकि माइनस लगा है, 46 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों आपका? 36/23। प्यारे बच्चों जब आपका ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो 36/23 उल्टा होके क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों 23/36। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब 26 का गुणा 3 से करिएगा, 36 त्रिका 108 और 108 में से कितना घटेगा बेटा आपका? 23 घटेगा। तो 108 में से जब आप यहाँ पर 23 माइनस करेंगे तो आपका 5, ये आपका हो जाएगा कितना? 8, मतलब 85 बटे कितना आ जाएगा? 36। 85/36 जब उल्टा होगा तो 2 गुणा 85/36 से 36 ऊपर चला गया, बटे में आ गया कौन? 85। और प्यारे बच्चों गुणा में अगर आप देखेंगे तो गुणा में हमारा कौन चलेगा? यहाँ पर गुणा में 17/18 पहले से ही खड़ा था। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 17 पंचे 85, 18 दूनी 36, आप देखेंगे 2 दूनी 4/5, 4/5 आप भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.8। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल भिन्न से रिलेटेड हैं
मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और जितने भी सवाल मैंने बोर्ड पर समझाए हुए हैं, 20-25 सवाल तो मैंने बोर्ड पर आप लोगों को बताए हैं, इन सभी सवालों की PDF मैं आप तक पहुंचा दूंगा। साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन भेजूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सवालों को घर पे प्रैक्टिस कर सकें, लगा सकें। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होंगे, मुश्किल से 50 सवाल होंगे। 50 सवालों की ही प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको अच्छी तरीके से सवाल सारे समझ में आ जाएंगे। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा और होनी है, तो ज़रा उन मुख्य बिंदुओं पे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ विशेष कैटेगरी के सवाल भी कभी कभी हमारे परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। इसी सतत फ्रैक्शन को लेकर एक सवाल आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है। ज़रा मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ। जैसे कि सवाल लिखा है, इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, कन्फ्यूज ना हो ताकि। लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और बराबर में दिया गया है यहाँ पे 9/26। और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप हमें a प्लस b प्लस c का आंसर बताइए। एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो a प्लस b प्लस c का मान बताइए। कठिन नहीं होते, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर कठिन नहीं है तो दोस्त सरल भी नहीं है। ठीक, अगर ऐसा सवाल आपके सामने मान लीजिएगा परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? कठिन नहीं है, मैंने कहा आराम से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आप इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप हैं हमारे पास? 1, 2 और 3। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 स्टेप में सवाल लगेगा। तो सबसे पहले ये बताओ, 9/26 से हम शुरुआत करते हैं। तो 9/26 को क्या मैं 1/26/9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 1/26/9 लिख सकता हूं। पहला स्टेप पूरी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2, 9 का भाग दीजिएगा 26 में, कितने बार जाएगा? 9 दूनी 18। तो अगर आप देखेंगे तो इस स्टेप को केवल मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, इस स्टेप को आप कैसे लिखेंगे? 9 दूनी 18, तो 2 बार भाग गया। ये बताइएगा, जब आप इसमें से 18 हटा लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा? प्लस बच जाएगा 8/9। बताओ बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? अब इसे कैसे लिखेंगे? 1/2 प्लस, ये बताओ इसको मैं उल्टा करके अगर लिखूंगा तो 1/9/8 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। अब ये बताओ, इसमें जब मैं भाग दूंगा तो कैसे भाग दूंगा? 1/2 प्लस 1/, ये बताओ 8 का भाग अगर जाएगा तो कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 8 एकम 8 प्लस 1/8। क्या आप इस सवाल को ऐसा लिख सकते हैं? अब जरा आप अपने इस लिखे हुए सवाल और सामने आए हुए रिजल्ट में मैच कराइएगा तो क्या आ रहा है? A का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है? 2। B का वैल्यू कितना दिख रहा है? 1। और C का वैल्यू कितना दिख रहा है? 8। आप देख रहे हैं ABC की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 2 + 1 + 8, आंसर 8 1 9 2 11। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्या लॉजिक सभी लोगों को क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ज़रा अगला सवाल सभी लोग देखिएगा। एक सवाल मैं और आपको अपनी तरफ से समझाता हूँ और आप एक सवाल देखिएगा इसी तरीका का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिएगा, लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ठीक, और इसके बराबर इन्होंने लिखा है कि कितना आंसर है? 12/29। 12/29। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है a प्लस b प्लस c प्लस d। इसका मान आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। बहुत ध्यान से समझिए। मैं एक सवाल आपको और समझाऊंगा, एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के रूप में दूंगा।
ताकि आप लोग घर से करके आंसर मुझे दे सकें कि सवाल को कैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, कैसे सॉल्व किया जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा अब मन में भी करने की आप आदत डालिए। ये आप 1/29/12 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। 1/29/12, 29/12 में अगर आप भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार भाग जाएगा, प्लस आप 2 बार भाग जाएगा अगर 12 का इसमें, तो बेटा कितना बच जाएगा, 5/12। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी लोगों को क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस, ये बताओ इसे 1/, में लिख सकते हैं, 1/। अगर आप लिखेंगे तो 12/5, और 12/5 में जब 5 का भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। अब बताओ बेटा कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 2 बच जाएगा, 2/5। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अगला स्टेप लिखेंगे, इसे ऐसे लिखिए, 1/2 प्लस 1/2 प्लस। अब फिर से अगला स्टेप, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ इसे 1/5/2 लिख सकता हूँ, तो 1/5/2। 5/2 में जब 2 का भाग 5 में दोगे, 2 का भाग 5 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4। बताओ बेटा कितना बच गया, 1/2। क्या आप पूरी भिन्न को तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे? अब आप गौर से अपने इस सिस्टम और उस सिस्टम को अगर मिलाएंगे तो A कितना है, 2, B कितना है, 2, C कितना है, 2, और D कितना है, तो D भी आपको मिलेगा कितना, 2। आप देख पा रहे होंगे आपसे A + B + C + D पूछा है, 2 + 2 + 2 + 2, आपका आंसर हो गया 2 2 4 2 6 2 8। क्या सभी लोगों को मेरा आंसर समझ में आया? मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप सभी लोग इस प्रकार के सवाल को पेपर में कर पाएंगे। ठीक, चलिए भाई, एक सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को मुझे देना है। एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए भी लिखा हुआ है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर मुझ तक भेजते हैं। वैसे मुझे आप सभी लोगों पे भरोसा है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग पक्का मुझे बिल्कुल 100% भेजेंगे। एक नहीं, मैं 2 प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और देखूंगा कि कितने लोग मेरे को इस प्रश्न का आंसर देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे 100% दीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल प्रश्न 2 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, और प्रश्न दिया गया है हमें कितना, 17/6, और हमसे जो मान पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किसका, a + b + c + d, a + b + c + d। कह रहे हैं इसका आप मुझे मान बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा। बहुत अच्छी तरीके, सॉरी 17/6 नहीं, 17/60 है। 17 कितना है, 60। इसका मान आप मुझे बताइएगा। ठीक, और एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सेकंड नंबर प्रश्न। इसको भी आप अच्छी तरीके से आंसर देंगे सभी लोग। ये 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक, 1+, अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे तो मैं टेलीग्राम पे इनका सॉल्यूशन डालूंगा, चिंता मत करिएगा। 1/1+, क्योंकि बहुत लोग घबरा गए होंगे, 1+1/1+1/x। ठीक, और इसका वैल्यू जो दे रहा है वो 23/38 दे रहा है। ठीक, प्रश्न पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग आप इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन देंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपलोड करेंगे। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो ये मत मानिएगा कि आप एग्ज़ाम में सवालों को नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के सवालों में भले ही दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो यार इज्जतदार सवाल हैं ही, तो इनकी इज्जत करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर आप प्रयास अच्छा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मेरे बताए हुए सवालों को 1-2 बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, तो आप बेहिचक उम्मीद रखिएगा कि आप बहुत अच्छा सॉल्यूशन इनका दे पाएंगे।
तो मुझे पूरी आज की क्लास में उम्मीद है कि भिन्न का जो भी पार्ट मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है वो भिन्न का पूरा पार्ट आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अगर आप इस पार्ट को अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते हैं, और पेट का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, एक भी बार नहीं हुआ है, और जो भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर दावे के साथ किसी भी बात को नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं भैया यही चीज़ ही पेट के एग्ज़ाम में आती है। अरे कैसे आती है? जैसे कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना यार कि पेट के पेपर में यही सब आने वाला है, तो आने वाला है लेकिन संभावित है। ये कंफर्म तौर पे कोई टीचर नहीं कह सकता कि नहीं भाई फ्रैक्शन में यही वाले सवाल आएंगे। फ्रैक्शन में अगर वो कुछ और पूछने लगा, मान लीजिएगा फ्रैक्शन कोई छोटा मोटा टॉपिक थोड़े, फ्रैक्शन तो बहुत से टॉपिक में अप्लाई होता है भाई। परसेंटेज में क्या फ्रैक्शन नहीं है? रेशियो में फ्रैक्शन नहीं है? हर टॉपिक में फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल है, रेशियो में पूरा फ्रैक्शन अप्लाई होता है। तो मैंने बताया ना कि सिर्फ संभावित है, एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रकार के सवालों को हम कह सकते हैं कि जब भिन्न का टॉपिक लिखा है तो भिन्न से रिलेटेड यही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक। और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा आप नहीं जाने वाला है। मैं इसमें आपसे कहूँ कि मैं सीजीएल मेंस के सवाल बताया, मैंने नहीं बताए भाई, सिंपल सवाल बताए, क्योंकि मुझे पता है कि सामने बच्चों का पेट का एग्ज़ाम लगा है, ना कि सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक। तो आप सभी लोगों से बस यही आग्रह है कि क्लास को अगर रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे, टेलीग्राम पे पड़ी हुई सीट को अगर लगाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। टेलीग्राम का हमारा चैनल नोट कर लीजिएगा, मैथ्स बाय अस्तित्व सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। स्पेलिंग सही डालना भैया, क्योंकि अभी मैंने बताया ना मैं बहुत फेमस टीचर नहीं हूँ, ठीक, सामान्य सा टीचर हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सर्च होने में अगर आपने स्पेलिंग गलत डाली तो हो सकता है कि किसी गलत चैनल में एंट्री हो जाए, ठीक। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और पेट की परीक्षा के लिए मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। अभी मेरी क्लासें और भी आप लोगों को मिलेंगी। कल भी मैं दो क्लासें लूँगा, एक क्लास मॉर्निंग में लूँगा और एक क्लास इवनिंग में इसी टाइम पे होगी। तो दोनों क्लासों में सुबह मैं डीआई के टॉपिक पे चर्चा करूँगा और शाम को एलसीएम एचसीएफ के पार्ट पे चर्चा करूँगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, और पेट की परीक्षा कोई एक बार नहीं होनी है। मैंने कहा ना कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हर साल एग्ज़ाम होगा, हर साल बच्चे इसके फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, इसलिए तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोगों को मैंने अपनी ही क्लास में देखा, यार बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, वो ऐसा तनाव लिए हुए हैं जैसे इस एग्ज़ाम को देने के बाद उनकी नौकरी लगने वाली हो। अरे भैया अभी तो ये समझ लो ये पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, और पहली सीढ़ी में अगर इतना डिप्रेशन ले लोगे तो यार तुम बाद में तो हमें लगता है कि कुछ और कर डालोगे। हमें बहुत डर लगता है आप लोगों की ऐसी टेंशन देख देख के। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पेपर देना है, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद आप लोगों को है। धन्यवाद दोस्तों।